हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूटेक क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में चर्चा करनी हमने शुरू की थी, वो मुहिम हमारी आज काफ़ी आगे आ चुकी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक के जो प्रावधान थे उनके बारे में हमने थोड़ी अपनी बेसिक जो बुनियादी भाषा है इसके अंदर थोड़ा समझने का प्रयास किया था, जिसमें प्रयास यही हुआ था कि हम इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ पाएं और इनसे रिलेटेड अपनी एक समझ विकसित कर सकें। तो उसके लिए हमने आर्टिकल 52 में जहां लिखा हुआ है भारत के एक राष्ट्रपति होगा, वहां से शुरू किया था। फिर हमने 55 के अंदर भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी उसको समझने का प्रयास किया। हमने देखा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, इन तमाम शब्दों के क्या अर्थ बने थे उनको अपनी भाषा में समझने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने 54 में निर्वाचक मंडल देखा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर हमारी संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 230, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, जबकि सारे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर जो विधानसभाएं होती है, केवल विधानसभाएं, चाहे विधान परिषद किसी राज्य में हो या ना हो, लेकिन विधानसभाओं के तमाम निर्वाचित सदस्य हमारे इस राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो यूटीज हैं, 3 यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों की विधानसभाओं के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर भाग लेते हैं। हमने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा की, उसके बाद उनकी योग्यताएं देखी थी। योग्यताओं के बाद हम पहुंचे थे आर्टिकल 58 में, जहां पर योग्यताएं देखी। उसके बाद 60 के अंदर हमने देखा था कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं, और इस पर हमने फोकस भी किया था कि राष्ट्रपति एक्चुअल में अपने कर्तव्य के पालन के साथ में जन कल्याण की भी शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा, सुरक्षा, परिरक्षण की भी शपथ लेते हैं। और ये इसके बारे में बताते वक्त हमने ये भी चर्चा की थी कि एक्चुअल में संविधान का गार्जियन तो सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन संसद किसी भी तरीके से संविधान का शोषण ना करे, यानी दोहन ना करे, अतिक्रमण ना करे, इसके लिए राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य भाग बनकर संविधान की रक्षा करते हैं। इन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के बाद हम अंत में पहुंचे थे राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में। तो हम हमारी आज की क्लास को इम्पीचमेंट से ही शुरू करते हैं। हमने देखा था कि इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग एक ही परिस्थिति में लाया जा सकता है, वो है भारतीय संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तब ही राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। दूसरी बात, संविधान में कहीं पर भी इस अतिक्रमण शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। और तीसरी बात, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति ये महाअभियोग की प्रक्रिया लाई नहीं गई है। तो इन चीजों को जानने के बाद हमने देखा था कि इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 से संबंधित है, और बाकी इसके कुछ अवशेष हमें आर्टिकल 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, टेन्योर से संबंधित है, उनके बारे में भी उससे भी रिलेटेड है। अब देखा था कि इम्पीचमेंट के लिए, महाअभियोग के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन के अंदर महाअभियोग लाया जा सकता है। महाअभियोग लाने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। समर्थन मिलने के बाद वो संकल्प सदन के अंदर स्वीकार किया जाता है कि इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने से पहले 14 दिन का एक ब्रेक आता है। उस ब्रेक के दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी सफाई के लिए सदन के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो नोटिस पहले सदन के अंदर से भेजा जाता है, और फिर यहाँ पर सदन की कुल सदस्यता है उसका 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर संकल्प पारित होता है, तब वो संकल्प दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी 2 काम करता है। पहला, एक जांच समिति की स्थापना करता है। समिति के जांच के बाद अगर राष्ट्रपति पर ये जो आरोप लगता है वो सच साबित होता है, तो फिर दूसरा सदन भी इस पर चर्चा करता है, मतदान करता है। अगर दूसरे सदन में 2/3 मतदान के साथ अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस था वो पूरा हो जाता है, और इसी के साथ राष्ट्रपति का पद
मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद मुक्त है और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा दिए जाते हैं। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान में रखना, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर वहां पर एक समिति बैठती है और जब राष्ट्रपति को नोटिस जारी होता है तो वो अपनी सफाई देने के लिए, जैसे न्यायालय में किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगने पर वो व्यक्ति वहां पर साबित करने का प्रयास करता है कि मैं निर्दोष हूं या फिर मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है, वैसे ही राष्ट्रपति को जब नोटिस जारी होता है तो राष्ट्रपति को भी सदन के अंदर उपस्थित होना या अपने किसी व्यक्ति को अपने लिए भेजना और वो व्यक्ति वहां पर साबित करने का प्रयास करेगा कि राष्ट्रपति ने किसी भी प्रकार का दोहन नहीं किया। तो ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी होती है। हमने इम्पीचमेंट पूरा देखा। इम्पीचमेंट के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं इनके बारे में आज हम वैसे दो टॉपिकों पर चर्चा कर लेंगे। एक राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति पर, जिसके बारे में ये इतने बिंदु हमें याद रखे होंगे, और दूसरी राष्ट्रपति की वित्तीय पावर पर, क्योंकि दोनों को जोड़कर एक क्लास बनाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में। कार्यकारी शक्ति हम सब जानते हैं कि कल ही हमने बात कर दी थी कि आर्टिकल जो 53 है वो कहता है कि भारत की इस शासन की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि उसकी कार्यपालिका होने के नाते वो करता है या फिर कार्यकारी शक्ति के तहत करता है। तो फिर हम देखते हैं, सबसे पहले प्रावधान लिखा गया है कि हम सीधा ही देख लेते हैं कि आर्टिकल जो 77 है इसके अंदर राष्ट्रपति के बारे में दो प्रकार की बातें बता रखी है। आर्टिकल 77 में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति यानी कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। पहली बात, किसके नाम से हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं। और दूसरी बात, तमाम संघ सरकार के सभी कार्यों के लिए जो नियम बनाने का कार्य है वो भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और राष्ट्रपति नियम भी बनाता है अपने इन कार्यों को करवाने के लिए। और थोड़ी डिटेल करने के लिए इसी आर्टिकल के अंदर एक आर्टिकल जो 75 है, आर्टिकल 75 के अंदर कुछ प्रावधान और किए गए, उन्हें देखते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री 74 कहता है कि प्रधानमंत्री अपनी समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो वो तो मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी। और कल हमने ये भी देख लिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य भी हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, बाकी बाध्य हैं। यानी कि अब सब कुछ वास्तविक शक्ति किसके हाथ में चली गई? कार्यपालिका के, यानी मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद 74 में बताया गया, 75 में बताया गया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। यह आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे, उनको शपथ भी दिलाएंगे। एक चीज ध्यान में रखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। संविधान के अंदर केवल मंत्री की शपथ है और मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी कि वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, किसी मंत्री यानी कि वो स्वास्थ्य विभाग, रक्षा विभाग, इस तरह के विभागों की शपथ नहीं लेते, वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, वो प्रधानमंत्री वाली शपथ संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ये आर्टिकल था 75। और मंत्रालयों का विभाजन, यहाँ प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए, तो जो मंत्रालयों का विभाजन होगा कि किस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया जाए, किसको होम मिनिस्टर, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसको हेल्थ मिनिस्टर, तो इन तमाम मिनिस्टर को जो मंत्रालयों का आवंटन होता है ये प्रधानमंत्री करते हैं, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्री
की शपथ दिलाते हैं, मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, यानी कि और वो मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन किस मंत्री को, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार होता है। और इस विशेष अधिकार के दौरान जो मंत्रालय बन जाता है, मंत्रालयों के जो नियम बनते हैं वो आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति बनाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धैर्य से सुनना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, और उन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय देना होगा ये प्रधानमंत्री खुद डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो मंत्रालयों के नियम बनाए जाते हैं कि किस मंत्रालय के कौन से प्रावधान होंगे, कौन से नियम होंगे, ये राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री, मंत्रालयों के नियम राष्ट्रपति करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 76 कहता है कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे, उनको शपथ भी दिलाएंगे, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो कई बार ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं कि ये महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंदर उल्लेखित वर्णित है, तो ये बात सही है। ये बोला जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात भी सच है। उसके बाद ये भी बोला जा सकता है कि महान्यायवादी को वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो अटॉर्नी जनरल नाम से ऐसा लगता है बहुत बड़े वकील हैं, और सच में अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, हम इमोशनल हो सकते हैं कि महान्यायवादी को हटाने के लिए भी फिर सुप्रीम कोर्ट वाले प्रावधान लगेंगे, तो वो नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहें इनको हटा भी सकते हैं। और दूसरे प्रसाद पर्यंत वाले पद हैं राज्यपाल के। राज्यपाल आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, और राज्यपाल वैसे तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहने वाले, यानी कि जब राष्ट्रपति का मन करेगा इनको हटाया जा सकता है। तो ये दोनों पद होते, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये दोनों होते प्रसाद पर्यंत रहने वाले हैं। महान्यायवादी को तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, न कि राष्ट्रपति। तो ये यहाँ भावनाओं मत बहना कि सभी फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाते होंगे सबको, जी नहीं। जो राज्यपाल जिनके स्टेट पॉलिटी जिनके सिलेबस में होती है वो तो अपने राज्यपाल को पढ़ेंगे तब समझ में आ ही जाता है, लेकिन जिनके नहीं है, केवल इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि राज्यपाल को शपथ भी राष्ट्रपति दिला दें, तो नहीं दिलानी है, और भी राष्ट्रपति को काम होंगे। तो हमने देखा, और मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्री सभी राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ये सभी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के लिए प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए ये सभी क्या है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। जबकि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहने वाले लोग हैं। तो हमने 75 देख लिया, 76 देख लिया, 77 देख लिया। अब आगे आते हैं कि कैग की नियुक्ति करेंगे, शपथ दिलाएंगे। चुनाव आयोग के सदस्यों की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। यूपीएससी के सदस्यों की मुख्य जो चीफ अधिकारी हैं उनकी, वित्त आयोग के सदस्यों की और वित्त आयोग के प्रमुख की, सदस्यों की इत्यादियों की नियुक्ति भी करते हैं, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो अधिकांश पदों पर शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल वाले में हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है कि यहाँ पर राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। तो कैग के बारे में प्रावधान 148 के अंदर दिया गया है। चुनाव आयोग के बारे में 324 के अंदर चुनाव आयोग का प्रावधान है। यूपीएससी 315 है, और यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी ये सब के सब 315 में दे रखे हैं, और 280 के अंदर वित्त आयोग का प्रावधान है। और कौन बचे? तो इन तमाम अनुच्छेदों के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति भी करेंगे और इनको शपथ भी दिलाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बताता है। ये याद रखने लायक है, और वन लाइनर पूछा भी जा सकता है कि भारतीय संविधान का, या फिर क्या भारतीय संविधान प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बताता है? जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य हैं जो आर्टिकल 78 के तहत बताए गए हैं। कि आर्टिकल 78 कहता है कि
भारत के प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के मांगने पर पहली भारत की शासन व्यवस्था के बारे में यानी कि कार्यपालिका के कार्यों की जानकारी दे। शासन मतलब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। दूसरी बात, भारत की वैधानिक व्यवस्था यानी कि विधि निर्माण की या संसद के बारे में जो भी व्यवस्था है उसकी भी जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को दे। उसके बाद यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके बारे में राष्ट्रपति चाहते हैं कि मंत्रिपरिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को बोल सकते हैं कि आप इस मुद्दे को मंत्रिपरिषद के अंदर चर्चा में रखिए। या फिर इसे ऐसे भी बोलते हैं कि यदि किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया और उस निर्णय को यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं कि मंत्री के लिए हुए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। तो ये मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाने का कार्य भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करवा सकते हैं। और ये तीनों चीजें क्या है, प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 78 के अंदर वर्णित है। तो हमने अनुच्छेद 74, 75, 76, 77 और 78 इन पांचों अनुच्छेदों के बारे में अभी देख लिया। और इनमें से जो 74 को छोड़कर जो चार अनुच्छेद हैं 75, 76, 77 और 78, ये चारों अनुच्छेद यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखते हैं SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, उनको शपथ दिला सकते हैं। ये काम भी करेंगे कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसके लिए अनुच्छेद यूज होगा 338 और इसके अंदर A और B भी बने हुए हैं, यानी कि SC है 338 पर, ST के लिए आयोग का गठन किया गया है 338A पर और OBC के लिए गठन किया गया है 338B पर। तो तीनों के लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया जाएगा यानी नियुक्ति की जाएगी। तो ये कार्य भी, इनके सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य भी राष्ट्रपति करते हैं और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 पर। उसके बाद अंतरराज्यीय परिषद का गठन, आर्टिकल 263 कहता है कि राज्यों के बीच में आपसी या फिर सहकारिता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे, आर्टिकल 263 पर। तो ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंदर आता है। उसके बाद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये आता है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। और किस प्रकार की शक्ति है? कार्यकारी शक्ति है। उसके बाद यूटीज का प्रशासन चलाना, आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 में प्रावधान है कि संघ शासित प्रदेशों का संचालन राष्ट्रपति अपने अधीन करते हैं, यानी कि ये तो राष्ट्रपति के अधीन ही होते हैं क्षेत्र। और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 239। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है इनसे रिलेटेड एक तो सामान्य समझ के लिए लिखे गए हैं, दूसरे इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी दिए गए हैं। तो आप कोशिश करना कि इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको उनके नाम के साथ याद रखें, यानी कि सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये आर्टिकल 77 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 है। ये तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि आगे महान्यायवादी जब पढ़ेंगे तो हमें पता है कि महान्यायवादी से रिलेटेड एक ही आर्टिकल है, तो 76 वाला ध्यान में रखेंगे। राज्यकाल 155 से रिलेटेड है। अन्य भी जितने अधिकारी दे रखे हैं, जितने मुझे याद थे, आई थिंक मैंने सारे बता दिए कि कौन सा कार्य किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो इनके बारे में आपको अनुच्छेद के साथ में ध्यान में रखना है, क्योंकि जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं उनमें तो आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा डीप करने लगे हैं और जो संस्थानें हैं वो चाहते हैं कि एक स्टूडेंट की नजर से नया ना सही, कम से कम एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी आपको इंडियन पॉलिटी की जो समझ है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और समझ अच्छी करने के लिए आपको कुछ आर्टिकल के साथ में उनके जो शब्दावली है वो पता होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि सर्वाधिक सुर्खियों में रहते हैं और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों, आज का जो आगे का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और यह है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय पावर भी दे रखी है और वो कम ही है,
तो हम भी इनको देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान किया गया है धन विधेयक। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रावधान कर रखा है आर्टिकल 110 के अंदर कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, बजट संसद में रखने के लिए राष्ट्रपति मंत्री को बोलते हैं, यानी कि बजट संसद में शब्द यूज नहीं हुआ है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 112 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत रखवाएंगे और ये रखने का कार्य कौन करते हैं? हमारे वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री की सहायता से बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य भी किसका होता है? ये शक्ति भी किसको होती है? राष्ट्रपति को होती है। तीसरी, अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर बहस का मुद्दा बनता है। यानी कि किसी भी कार्य के लिए अगर अनुदान की मांग की जाती है, यानी कि भारत की जो संचित निधि है उससे कुछ भी धन निकालना हो तो उसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही वो मुद्दा मतदान के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख रखा जाएगा। तो इसमें भी अनुदान की मांग के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। ये है आर्टिकल 113 में लिखा गया है कि अनुदान की मांग से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। उसके बाद है हमारे यहाँ 3 प्रकार की निधियां होती है, उनमें से जो आकस्मिक निधि हैं जिसके बारे में उल्लेख किया गया है 267 में, आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग भारत की एक आकस्मिक निधि होगी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और जो राष्ट्रपति के पूर्ण अधीन होगी, यानी कि इसका नियंत्रण होता है राष्ट्रपति के पास। जैसे कि कोई प्रकार का आपात परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में अगर संसद में मतदान करवा के बजट पास करवाने में अगर सरकार को देरी लगने का डर रहता है, ऐसी परिस्थिति में सरकार तत्काल रूप से राष्ट्रपति की इस आकस्मिक निधि से कुछ धन लेकर अपनी उन परिस्थितियों को, आपात परिस्थिति का सामना कर सकती है और जब संसद वापस अपने सत्र में आएगी तो उस समय संसद में अनुदान की मांग करके उतने पैसे वापस इस आकस्मिक निधि के अंदर डाल दिए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, जो आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है 280। आर्टिकल 280 कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच में धन के आवंटन के लिए राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का, फाइनेंशियल कमीशन का गठन करेंगे। यानी आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच में धन का आवंटन हो, यानी कि इनके बीच में किस राज्य को कितना आवंटन मिले, किस वस्तु के लिए, किस डिमांड के लिए आवंटन बढ़ाना होगा, किसके लिए घटाना होगा और इसके बीच में जो बंटवारा होने वाला है इसमें केंद्र सरकार को यानी कि संसद को सलाह देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ये प्रति 5 वर्ष में होता है और ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमने यहाँ पहले भी लिखा था कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति होती है। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां देखी, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल थे उनको भी देखा और कोशिश करनी है कि इनके आर्टिकल के साथ में इनकी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि हमें आर्टिकल याद नहीं रहा और जबकि पूरा प्रावधान हमें पता था। जैसे मान लेते हैं कि आकस्मिक निधि, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के पूर्ण नियंत्रण वाली शक्ति है और अगर हमें आर्टिकल 267 याद नहीं था और जबकि ये पूरा याद था और एग्जाम के अंदर आ गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर आकस्मिक निधि का उल्लेख है, तो क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्ड बन जाएगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए आप कोशिश करना कि जो प्रावधान और जो अनुच्छेद हैं उनको, ये कुछ राष्ट्रपति वाले तमाम अनुच्छेदों को याद रखने की कोशिश करनी है, तभी ये याद रहेंगे और बार बार सोचोगे और शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये याद जरूर रह जाएंगे। ओके, अगर मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं, आपको मेरा ये जो चर्चा का तरीका है ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।